Students, we have done with chapter 1 nature and significance of management. Now we are proceeding on the second chapter, that is principles of management. This is also one of the most important chapter. Please remember, you need to have a thorough knowledge about this chapter. Okay, आपको अच्छे से पढ़ना है इस चैप्टर को. मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को थोड़ा साइड में रखते हैं. पहले हम अपने कुछ लाइफ के एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे मैं एक टीचर हूँ, आप एक स्टूडेंट हो. आप मेरे पास आते हो और आप मुझे कहते हो कि मैम कुछ बताओ कैसे पढ़ाई करें कि जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सके एग्ज़ाम में, या हमारे पास प्रॉब्लम लेकर आए मेरे पास. तो मैंने कुछ गाइडलाइंस दे दी है आपको. मैंने कहा बेटा शेड्यूल बना लो, टाइम टेबल बना लो कि इतने देर पढ़ना है, इतने देर खेलना है. ओके, उसके बाद सेकेंड गाइडलाइंस मैंने आपको ये दे दिया कि भाई शेड्यूल टाइम टेबल तो बना लिया आपने. उसके बाद आप क्या करो, नोट बना लो. जो भी आप पढ़ते हो उसके नोट्स बना के रख लो अपने पास. ओके, तीसरा जो भी डाउट है उसको तुरंत ही क्लियर कर लो. ओके, तुरंत क्लियर कर लो. चौथा, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर लो. ग्रुप स्टडी कर लो. ये सारे कुछ जनरल गाइडलाइंस मैंने दी है आपको, जिसको आप फॉलो करोगे तो चांसेस आर कि आप मार्क्स को स्कोर कर सको, है ना, अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सको. लेकिन मैं क्लेम नहीं कर सकती, मैं दावा नहीं ठोक सकती कि भाई ये प्रिंसिपल्स को फॉलो करने से डेफिनेटली आप 100% मार्क्स स्कोर कर सकोगे या फिर आप 90 अप स्कोर कर सकोगे. ये क्या है, एक जनरल गाइडलाइंस है. जो आप प्रॉब्लम लेकर आए मेरे पास उसका सॉल्यूशन मैंने दिया, लेकिन मैं गारंटी नहीं ले सकती कि भाई ये सॉल्यूशन को आप अपनाओगे तो आप 90% 100% अचीव कर पाओगे. वो तो आपके एफर्ट्स पर डिपेंड करता है. इसी तरीके से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी क्या है, एक जनरल ब्रॉड गाइडलाइंस है. एक ब्रॉड गाइडलाइंस है जिसे एक मैनेजर यूज कर सकता है अपने प्रॉब्लम्स, जो डे टू डे प्रॉब्लम्स जो अपने ऑर्गेनाइजेशन में वो फेस करता है उसे सॉल्व करने के लिए. ओके, so see, management principles are the broad and general guidelines for decision making and behavior of manager. Okay, ये एक आप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ना रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है, क्योंकि ह्यूमन नेचर के साथ डील करना है तो हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसे यूज कर सकते हैं. तो ये क्या है, इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. एक मैनेजर को जो टाइम टू टाइम डिसीजन लेना है उसमें हेल्प करता है. ओके, अब हम पढ़ते हैं आगे नेचर, जिसे हम फीचर्स भी कहते हैं. ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. बाकी हम प्रिंसिपल्स आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम नेचर, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट जान लेते हैं. उसके बाद हम इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जानेंगे, एंड देन वी विल प्रोसीड विद द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट. ओके, द वेरी फर्स्ट फीचर इज यूनिवर्सल एप्लीकेशन. यूनिवर्सल एप्लीकेशन देखो, जैसे हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल में से मैं कुछ प्रिंसिपल ले लेती हूँ. जैसे डिवीजन ऑफ वर्क. डिवीजन ऑफ वर्क नाम से आपको पता चल रहा है कि काम को डिवाइड करो. सीधी बात है, अगर आपके पास बहुत सारा काम है तो आप उस वर्क को डिवाइड कर लोगे. आपके घर के अंदर लोग हैं, सब में बराबर काम बढ़ जाएगा अगर, तो सीधी बात है सबके काम टाइम पे हो जाएंगे. किसी एक पर्सन के ऊपर बर्डन नहीं होगा, एफिशिएंसी भी होगी, है ना. ये है 14 प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ वर्क. अब ये बताओ, आप तो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं रन कर रहे थे ना, आप क्या कर रहे थे, अपने घर के कामों को मैनेज करने के लिए आपने प्रिंसिपल यूज किया. इसीलिए इसे यूनिवर्सल एप्लीकेशन का नाम दिया है. क्यों? क्योंकि ये बेशक बिग ऑर्गेनाइजेशन हो, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, आपका घर हो, कहीं पे भी आप इसे यूज कर सकते हो. ओके, दैट्स वाई इसका नेचर कैसा है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन इसे कहा गया है कि हम कहीं पे भी इसे अप्लाई कर सकते हैं. कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही हो. देन सेकेंड इज जनरल गाइडलाइंस. ये जनरल गाइडलाइंस मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जनरल गाइडलाइंस है. ये प्रॉब्लम है, इसके ये सॉल्यूशंस आप यूज कर सकते हो, लेकिन एक 100% रिजल्ट आएगा इसकी गारंटी हम नहीं ले सकते हैं. देखो, जैसे एक और हेनरी फ्योल को प्रिंसिपल हम ले लेते हैं कि रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज, मतलब एम्प्लॉयज को अच्छा पैसा दो तो वो ज़्यादा दिन तक आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे और हैप्पीली रहेंगे. ये क्या है,
हमने एक अजम्पशन लिया है कि भाई ये प्रिंसिपल है, हम इसे फॉलो करेंगे तो हमारे एम्प्लॉयज जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में खुश रहेंगे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को लीव करके किसी और ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जाएंगे। लेकिन हम 100% गारंटी के साथ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, जनरल गाइडलाइंस है। 100% रिजल्ट देगा इसकी गारंटी नहीं ले सकते हम, लेकिन ये हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत हद तक हेल्प कर सकता है। देन द थिकेस्ट एंड द थर्ड इज प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। ये जो दोनों हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के जो फादर है हम कह सकते हैं, हेनरी फ्योल तो है ही, FW टेलर, इन लोगों ने जो भी प्रिंसिपल्स लाए हैं ये इन्होंने अपने पूरे लाइफ में बार बार अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, प्रैक्टिस की है बार बार। जैसे डिवीजन ऑफ वर्क वाला हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये बार बार इम्प्लीमेंट किया है और उसके बाद उनको सक्सेसफुल रिजल्ट मिला है, उसके बाद ही ये प्रिंसिपल बनाया गया है। क्यों? इसीलिए कहा गया है कि बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं कि डिसिप्लिन। अगर ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन है तो सारा काम अच्छे से होगा, टाइम पे होगा। उन्होंने वो बार बार कंटिन्यूअसली इम्प्लीमेंट करके देखा और सेम रिजल्ट आया है, काफी हद तक सक्सेसफुल रिजल्ट आया है, तब जाके वो प्रिंसिपल बनाया गया है। इसीलिए इस प्रिंसिपल का नेचर क्या है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। थर्ड इज बिहेवियरल इन नेचर। देखो आपको पता है ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है ना, ज्यादातर ह्यूमन नेचर को डील करने के लिए बनाए गए हैं, इसीलिए बिहेवियरल इन नेचर कहा गया है। क्योंकि देखो आपने प्रिंसिपल तो इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन आप ह्यूमन नेचर के साथ डील कर रहे हो, और ह्यूमन का नेचर कैसा है, बहुत वॉलेटाइल है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये मिस्टर ए है, मिस्टर ए को अगर हम उनकी सैलरी इंक्रीज कर दे तो वो अच्छा काम करेंगे, 100% अच्छा काम करेंगे, ये नहीं कह सकते। हम कह सकते हैं अच्छा काम करेंगे, लेकिन 100% अच्छा करेंगे इसकी गारंटी नहीं ले सकते हम। ओके, क्योंकि ह्यूमन है वो, ह्यूमन बिहेवियर वेरी वॉलेटाइल है, इसीलिए ये ह्यूमन ये जो फीचर्स है ये भी ह्यूमन नेचर से डील करता है, इसीलिए इसे कहा गया है बिहेवियरल इन नेचर। एंड नेक्स्ट टर्म इज फ्लेक्सिबल। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं ना वो बहुत रिजिड होते हैं, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। ओके, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, जो जैसा बोला है आपको वैसे ही करना है, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे ह्यूमन है, बेशक उसका नेचर बहुत वॉलेटाइल है, लेकिन आप प्रिंसिपल्स को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। जैसा सिचुएशन है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप हर एक प्रिंसिपल को यूज कर सकते हो। पहला सिचुएशन में आपको लगा कि भाई मैं डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल यूज करूं, और आपने यूज किया उसे, लेकिन ज्यादा आप देख रहे हो कि भाई वो ज्यादा वर्क नहीं कर रहा है, तो आपने दूसरा क्या कर लिया, दूसरा प्रिंसिपल यूज कर लिया डिसिप्लिन वाला, या तीसरा प्रिंसिपल यूज कर लिया अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला। ये आप ऐसे क्यों यूज कर पा रहे हो? क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है वो कैसे हाईली फ्लेक्सिबल है। साइंटिफिक प्रिंसिपल नहीं है ये कि जो फ्लेक्सिबल नहीं है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। देन कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है कैसे, अगर आप डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल यूज कर रहे हो तो कुछ ना कुछ रिजल्ट तो दिखेगा ही दिखेगा। आपको काम को डिवाइड करोगे तो सीधी बात है कुछ तो रिजल्ट दिखेगा ही, या तो सब लोग बराबर से काम कर रहे हैं, सारे खुश हैं, ये दिख रहा है, सारा काम टाइम पे हो रहा है, या फिर अगर आपने डिवीजन ऑफ वर्क अच्छे से नहीं किया है तो आप देखोगे कि भाई एक पर्सन जो है वो हैवी बर्डन फेस कर रहा है और दूसरा पर्सन आराम से बैठा हुआ है। ओके, तो आपने अगर प्रिंसिपल यूज किया तो उसका आपको रिजल्ट दिखेगा ही दिखेगा। रेम्यूनरेशन वाला प्रिंसिपल यूज कर लिया आप, रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज, पैसा दो अच्छा खासा ताकि वो लोग अच्छा खासा काम करें, अच्छा खासा अपने ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करें। तो कॉज क्या है, आपने क्या किया, इनके सैलरी को इंक्रीज किया, तो इफेक्ट कुछ तो दिखेगा। सीधी बात है, एम्प्लॉयज अपने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि उनकी ऑर्गेनाइजेशन उनको अच्छा पैकेज दे रही है, तो वो अपने वर्क को इम्प्रूव करेंगे ही करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर एक प्रिंसिपल है, जिसमें हम उसमें क्या लिखा है कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज को टाइम देना चाहिए ताकि वो स्टेबल हो सके ऑर्गेनाइजेशन में, अपने आप को उस ऑर्गेनाइजेशन में जमा सके और अपने ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग वो लोग अपने आप को ढाल सके, और साथ में उनको सेफ्टी सिक्योरिटी भी दे कि भाई आपको छोटी छोटी बात पे वार्निंग्स नहीं दी जाएगी, छोटी छोटी बात पे आपको ऑर्गेनाइजेशन से नहीं निकाला जाएगा। ओके, तो कॉज क्या था, आपने स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का प्रिंसिपल यूज किया, तो उसका इफेक्ट क्या आया कि आपके स्टाफ के अंदर एक विश्वास पैदा हो गया कि भाई हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा है, हमारे साथ कोऑपरेट करता है। दूसरा है कंटिंजेंट।
कंटिंजेंट, मैंने पहले भी बता दिया कि ये प्रिंसिपल ज़्यादा रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसे यूज़ कर सकते हैं हम। इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, जैसा ऑर्गेनाइजेशन में सिचुएशन है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल को यूज़ किया जाएगा, इसीलिए कंटिंजेंट भी कहा गया था। इट वॉज वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड, है ना। एग्जाम्पल्स भी मैंने बहुत सारे दिए आपको जिससे आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। प्लीज़ hit the like button, put the comment and subscribe to the channel if you like my video. Thank you and have a nice day.